लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इन टर्म का हम लोग रेफरेंस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस में जब हम आंसर करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या क्या? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ है। केस स्टडी और कंक्लूजन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि above action or course of action or opinion is in the line with constitutional morality, it uphold various constitutional value later and spirit। ये हम लोग लिख करके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर ऐसे साइड में आप अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऐसे लिख सकते हैं। महाभारत से हम क्या क्या सीखते हैं? इंट्रिंसिक ह्यूमननेस, स्वभाव के बारे में सीखते हैं। रिस्पेक्ट, लव, फेथ, ये सब क्या है? हमारा स्वभाव है, इंटरनल वैल्यूज हैं हमारे। गुड एक्शन फॉर दी पब्लिक इंटरेस्ट, अपहोल्ड इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यू, स्वभाव एज मेंशन इन महाभारत। तो इंट्रिंसिक ह्यूमन स्वभाव देखिए हम लोग, गुड एक्शन फॉर दी पब्लिक इंटरेस्ट, अपहोल्ड इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यू, स्वभाव एज मेंशन इन महाभारत। एक्शन अपोजिट टू इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यू लीड टू क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या है? ये टर्म अपन केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई एक्शन से हम अपोजिट एक्शन कर रहे हैं तब भी हम वायलेटिंग दी इंटरनल स्वभाव टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या है? आपके दिमाग में दो विचार चल रहे हैं, एक या तो मैं हेल्दी खाना खा लूँ, एक मैं फास्ट फूड खा लूँ। तो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या हुआ? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हुआ दो विचारों के बीच में आपका, कि आप जंक फूड खाने चले गए मगर आपका दिल उसका मंजूरी नहीं दे रहा है। दूसरा टर्म है, हम महाभारत से सकते हैं, लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ पीपल, दिस एक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अपहोल्ड्स लोक संग्रह मेंशन इन महाभारत। ऐसे टर्म आप रेफरेंस दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्शन लोक संग्रह को अपहोल्ड करेगा। निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो पर्सन निष्काम कर्म कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो सेल्फलेस एक्शन करेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। पब्लिक सर्वेंट डू हिज ड्यूटी, अपहोल्ड निष्काम कर्म, शुड नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। जो पब्लिक सर्वेंट है उसे अपना काम करना चाहिए, जो सही है वो एथिकल ड्यूटीज को परफॉर्म करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए इसका मेरे को पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, निष्काम कर्म उसको फॉलो करना चाहिए। पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, अवॉइड पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस एंड थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म गुड ऑफ द पीपल। कि एक पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करना चाहिए और थिंक करना चाहिए लॉन्ग टर्म गुड ऑफ द पीपल एक सिविल सर्वेंट को। सकाम कर्म क्या है? कि आप हमेशा ही सक्सेस के बारे में या रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, वो सकाम कर्म होता है। निष्काम कर्म आप अपने कर्म के बारे में सोचते हैं, ओनली थिंग्स ऑफ दी ओनली थिंकिंग ऑफ द सक्सेस, नॉट अबाउट दी वर्क। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा, लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा। अगर किसी को एक एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, अब एग्जाम तो एक साल का होता है, आपको एक साल पढ़ना पड़ेगा, वो क्रैक करने का मजा तो एक ही दिन बस आएगा। तो आपका एक साल मतलब लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा आपको, एक साल का पेन मिलेगा, और गेन एक दिन का बस मिलेगा आपको। तो माइकल फेल्प्स क्या कहते हैं? वो स्विमिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल या मेडल जीतने वाले ओलंपिक्स के एक स्विमर हैं। तो कहते हैं बी बोरिंग, मतलब अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको एक ही चीज़ को रिपीट 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 करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा आपको। वैल्यू बिहेवियर, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव बिहेवियर होगा, नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव बिहेवियर होगा। केस स्टडी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट लीड्स टू पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव बिहेवियर फॉर द सोसाइटी एज मेंशन इन महाभारत। अगर कोई सिविल सर्वेंट है, पॉजिटिव वैल्यू है उसके अंदर, तो उसका एक्शन भी पॉजिटिव होगा, जो कि सोसाइटी का वैल्यूज को अपहोल्ड करेगा, एक सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी बनाएगा। लोकहित क्या है? राइटफुल एक्शन, वन दैट बेनिफिट अदर। ठीक है, लोकहित क्या है? राइटफुल एक्शन इज वन दैट बेनिफिट अदर, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो द एक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर इन स्कैम इज राइचुअस एक्शन विच लीड टू बेनिफिट सोसाइटी, अपहोल्ड लोकहित ऑफ महाभारत। कि जो विसल ब्लोअर क्या कर रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है वो लोकहित के लिए अच्छा है ना। राइटफुल एक्शन है, बेनिफिट ऑफ अदर,
तो वो क्या कर रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म, अल्ट्रुइस्टिक एक्शन को अपहोल्ड कर रहा है। एक विसल ब्लोअर के लिए आप लोकहित टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड में महाभारत लिख दीजिएगा। टीचिंग फ्रॉम महाभारत कैरेक्टर, महाभारत के कैरेक्टर से हम क्या क्या टीचिंग ले सकते हैं। भीष्म पितामह से भीष्म प्रतिज्ञा सीख सकते हैं हम लोग, लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग, तो नेगेटिव लॉयल्टी ये बताता है लेकिन, है ना। तो लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेलफेयर ऑफ द अदर, तो ऐसा लिख सकते हैं, अ सिविल सर्वेंट मस्ट बी फॉलो लॉयल्टी टुवर्ड्स द पब्लिक इंटरेस्ट एज डन बाय भीष्म पितामह इन महाभारत। Public servant should loyalty towards the public interest and welfare of public and uphold Bhishma Pitama's Bhishma Pratigya as given in Mahabharat. Public servant loyalty towards the public interest help to expose corruption, ill work done by the politician. अगर कोई सिविल सर्वेंट पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति लॉयल है, तो उसके एक्शन वो क्या करेगा, एक्सपोज करने की कोशिश करेगा करप्शन को, इलफुल एक्टिविटी ऑफ द पॉलिटिशियन को, अपहोल्ड करेगा महाभारत में भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा को। द्रोणाचार्य रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी लव टुवर्ड्स द लव वंस, जो ई प्रगति प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ग्रीवांसेस रिड्रेसल के लिए हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं। तो जो ई प्रगति प्लेटफॉर्म क्या करता है, वो ट्रांसपेरेंसी शो करता है, गिव और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाता है। जैसे कि द्रोणाचार्य ने अपना मरने का तरीका बताया था कि जब मेरे हाथ में धनुष नहीं होगा उसी समय मुझे मारा जा सकता है। तो ई प्रगति प्लेटफॉर्म का टर्म का यूज कर सकते हैं आप। करना, लॉयल्टी टुवर्ड्स द फ्रेंड, करना से हम क्या सीखते हैं, लॉयल्टी टुवर्ड्स द फ्रेंड, ये भी क्या है, नेगेटिव लॉयल्टी है ना, सॉरी नेगेटिव लॉयल्टी है करना, और भीष्म पितामह की दोनों की लॉयल्टी नेगेटिव है। हम पॉजिटिव लॉयल्टी भी पढ़ेंगे। रशिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, इंडिया शो लॉयल्टी टुवर्ड्स द फ्रेंडशिप विथ रशिया बाय परचेसिंग क्रूड ऑयल डिस्पाइट ऑफ अमेरिका 50% टैरिफ। हम अमेरिका का 50% टैरिफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हमको लॉयल्टी फॉलो करनी चाहिए उसके प्रति। लॉयल्टी ऑफ कर्मा टुवर्ड्स द फ्रेंड, ये अपन यूज कर सकते हैं टर्म का। अर्जुन फॉलो मोरल ड्यूटी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 3, मतलब आपको मोरल ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 3। फॉलो राइचुअसनेस इन पाथ एंड एक्शन, ठीक है। और जैसे अर्जुन ने राइचुअसनेस इन पाथ फॉलो किया, उसने गलत का साथ नहीं दिया, उसने सही का साथ दिया और सही पाथ को फॉलो किया। वैसे एक सिविल सर्वेंट को भी एक राइट पाथ में चलना चाहिए और उसको मोरलफुल ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। उसको एक सिविल सर्वेंट को अर्जुन की तरह फोर्टिट्यूड होना चाहिए, एडवर्सिटी में भी करेज शो करना चाहिए। देखिए वो अर्जुन अकेला था, इतने बड़े बड़े धुरंधर थे, फिर भी वो लड़ने का करेज डेवलप किया क्योंकि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, है ना। तो फोर्टिट्यूड डेवलप करना चाहिए। हम फोर्टिट्यूड माता सीता में भी पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने एडवर्सिटी में भी भगवान श्री राम का साथ दिया। माता सीता को तो वनवास नहीं मिला था, भगवान राम को वनवास मिला था, मगर माता सीता ने फोर्टिट्यूड किया, करेज दिखाया एडवर्सिटी में कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे राम जी का साथ चाहिए। A public servant must stand against the illful order of the politician which suppress public interest. Fortitude, rightful path followed by Arjun. Fortitude और rightful path followed by Arjun. कृष्ण भगवान से हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टर्म आप कहाँ लगा सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई केस स्टडी आ जाए प्रोटेस्ट के ऊपर, कम्युनल वायलेंस के ऊपर। जैसे अभी कम्युनल वायलेंस हुआ था जब वर्क अमेंडमेंट बिल आया था ना, तो बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो रिलीजियस वायलेंस हो गई थी, कम्युनल वायलेंस हो गई थी। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो लिंग्विस्टिक वायलेंस हो रहा है महाराष्ट्र में ना, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अ सिविल सर्वेंट एक्शन मस्ट बी इंस्पायर्ड बाय कृष्णा's टीचिंग EI which help to navigate intense public protest by understanding grievances and foster dialogue instead of harsh action। कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है वो इमोशनल इंटेलिजेंस एज मेंशन बाय श्री कृष्ण उसको फॉलो करेगा तो पब्लिक
के इंटरेस्ट के लिए और उनकी ग्रीवांसेस मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा इफेक्ट शो कर सकता है और बिना कोई हार्श एक्शन के प्रोटेस्ट को खत्म कर सकता है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर से हम गवर्नेंस अच्छा गवर्नेंस के बारे में सीखते हैं और हाफ ट्रूथ के बारे में सीखते हैं। उन्होंने क्या कहा था, अश्वत्थामा मारा गया जो हाथी था, उन्होंने आधा सत्य कहा ना, तो इस कारण द्रोणाचार्य ने अपना धनुष छोड़ दिया और फिर उनको मार दिया जाता है। ठीक है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर आर्मी चीफ सेलेक्टिवली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट वाइड spread information panic during the conflict uphold the public calmness peace over the transparency। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ आर्मी चीफ ने आकर के सब कुछ तो नहीं बता दिया कि हमारे इतने पायलट वहां गए थे, हमने इस तरीके से अटैक किया था। एक इंफॉर्मेशन हाफ तरीके से इसको उजागर किया गया है ना, कि हाँ कुछ मिसाइल्स इंडिया में भी लगी है, तो इसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं बताया गया, इसको हाफ ट्रूथ के जैसा बताया गया आर्मी चीफ के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की जगह पब्लिक ऑर्डर और कामनेस पे वर्क किया कि कहीं पैनिक का सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए उन्होंने हाफ ट्रूथ ऑफ द युधिष्ठिर का यूज किया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। मटेरियल स्केप्टिसिज्म डाउटिंग सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज अबाउट दी एक्सटर्नल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। देखो ये क्या बोलता है, डाउट करना, आपके पास सब डाटा फिगर, जैसे कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी के ऊपर आपके पास सब डाटा फिगर्स हैं, उसमें ये बता दिए कि ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो आप सोचेंगे क्या सब डाटा फिगर है, क्या मैं इसके ऊपर पॉलिसी बनाऊं और उसको ग्राउंड लेवल पे लेके जाऊं, क्या वो काम करेगा? सब डाटा फिगर और एनालिसिस के बाद भी आप चीज़ों को स्केप्टिसिज्म से सोच रहे हैं, मटेरियल के एक्सकेप्ट उससे बियॉन्ड सोच रहे हैं, उसको इम्प्लाई करने के लिए उससे आगे का सोच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मटेरियल स्केप्टिसिज्म, एक्सटर्नल मटेरियल स्केप्टिसिज्म बोलते हैं उसको ना। अ सिविल सर्वेंट मस्ट अप्लाई मटेरियल स्केप्टिसिज्म व्हेन ही doubting whether all the report data truth reflect ground reality before making a policy decision। ग्राउंड रियलिटी को सही से बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे, और उनके ऊपर अगर मैं कोई पॉलिसी बनाऊंगा वो सही से अप्लाई होगा कि नहीं होगा। रामायण से हम क्या क्या सीखते हैं, भगवान राम से हम क्या सीखते हैं, ड्यूटी एंड राइचुअसनेस इन एक्शन। आपका ड्यूटी सही होनी चाहिए, अपना ड्यूटी को फॉलो करो, और राइचुअसनेस होना चाहिए आपके एक्शन में। वैल्यू वंस वर्ल्ड, अपने वर्ड की वैल्यू रखो, ये भगवान राम से सीखते हैं। फॉरगिवनेस सीखते हैं भगवान राम से हम, कि उन्होंने कितने बार कहा कि रावण तुम माफ़ी मांग लो, माता सीता को वापस कर दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, मगर फिर भी रावण माना नहीं। हमें भगवान राम फॉरगिवनेस सिखाते हैं, उन्होंने माता कैकेयी को भी माफ़ कर दिया, उन्होंने माता मंथरा को भी माफ़ कर दिया, तो भगवान राम से हम फॉरगिवनेस सीखते हैं। हम बाइबल में भी पढ़े थे कि फॉरगिवनेस वन ऑफ द मेजर टीचिंग्स ऑफ द बाइबल है। माता सीता से हम लॉयल्टी एंड लव टूवर्ड्स लॉर्ड राम, फोर्टिट्यूड करेज ड्यूरिंग एडवर्सिटी, वही माता सीता ने फोर्टिट्यूड दिखाया, करेज दिखाया, जब भगवान राम को वनवास मिला तो वो भी उनके साथ थी, और उन्होंने लॉयल्टी शो की, लव शो किया भगवान राम के प्रति। हनुमान जी से हम पॉजिटिव लॉयल्टी सीखते हैं, पॉजिटिव लॉयल्टी। कर्ण और भीष्म पितामह से हम नेगेटिव लॉयल्टी सीखे, हनुमान जी से पॉजिटिव लॉयल्टी सीखे हमने। डिवोशन, उनको भगवान राम के प्रति डिवोशन है, जैसे कि अपने काम के प्रति डिवोशन हो, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति डिवोशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट का, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फलेस सर्विस होनी चाहिए आपकी, है ना, हनुमान जी ने सेल्फलेस सर्विस की, इसी को क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं, जो कि हमने अभी महाभारत से जाना। भगवान लक्ष्मण से हम क्या सीखते हैं, ब्रदरहुड सीखते हैं, कंपेनियनशिप सीखते हैं, सेक्रीफाइस और सेल्फलेस एक्शन सीखते हैं। देखिए राम जी को वनवास मिला था, फिर भी भरत जी उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, तो उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, सेल्फलेस एक्शन किया, कंपेनियनशिप कंपेनियनशिप दिया, मतलब साथ दिया, उनका साथ देना। जैसे अभी क्या कर रहा है, इंडिया रशिया का साथ दे रहा है, क्योंकि रशिया को सैंक्शन के थ्रू अमेरिका ने अलग ही कर डाला है, उसको कोई ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करते, मगर इंडिया उसका साथ देता है, क्योंकि रशिया को इंडिया अपना ब्रदर मानता है। भरत जी, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, भरत जी ने
सिंहासन का त्याग कर दिया और 14 साल तक सेक्रीफाइस किया भगवान राम के आने तक। ठीक है, धर्म और ड्यूटी में चलने के बारे में बताते हैं भरत जी, और मोरल करेज इंटीग्रिटी के बारे में बताते हैं भरत जी। रावण, रावण क्या बताते हैं? प्राइड, ईगो, नॉलेज, मतलब आप नॉलेजेबल भी हो सकते हैं मगर आपके अंदर प्राइड भी आ सकता है, घमंड आ सकता है आपके अंदर। ठीक है, एंगर, ईगो, प्राइड, हेट, जस्ट, लस्ट, ग्रीड, ये सब किसके हैं? रावण के कैरेक्टर है ना। तो रावण के कैरेक्टर में इनका यूज कर सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कि एंगर इज द गेट वे टू हेल, लस्ट इज द गेट वे टू हेल, प्राइड इज द गेट वे टू हेल, ग्रीड इज द गेट वे टू हेल। ये अपन टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जटायु, अपहोल्ड ऑनर, जो जटायु जी थे उन्होंने वुमेन का ऑनर अपहोल्ड किया। ठीक है, राइचुअस एक्शन, उन्होंने राइट एक्शन परफॉर्म किया, वो डरे नहीं, रावण से लड़े, अंतिम श्वास तक लड़े। ठीक है, करेज एंड एडवर्सिटी, और एडवर्सिटी में करेज दिखाई उन्होंने। माता सबरी से हम क्या सीखते हैं? फेथ, डिवोशन सीखते हैं माता सबरी से हम। उन्होंने कितने वर्ष इंतजार किया कि भाई राम आएंगे, राम आएंगे, उनके अंदर यही चलता था। तो हमें भी यही सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, फर्स्ट रैंक से होगा। तो ये हमें फेथ रखना है माता सबरी के जैसा। लाइक माता सबरी, अनवेविंग फेथ, डिवोशन, अ सिविल सर्वेंट मस्ट पेशेंटली सर्व द पीपल विथ सिंसियरिटी इवन विदाउट इमीडिएट रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड। ठीक है, कि हमें अपना डिवोशन, अपना फेथ और अपना काम करते रहना चाहिए पेशेंटली, चाहे हमें इमीडिएट रिकॉग्निशन मिले या रिवॉर्ड मिले या ना मिले। एक सिविल सर्वेंट को अपना काम करते रहना चाहिए फेथफुली। विभीषण से क्या सीखते हैं हम? हार्ड चॉइस सीखते हैं और राइचुअस पाथ को फॉलो करना सीखते हैं। A civil servant must follow righteous path, take hard choice for the public welfare rather than political pressure। कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, आपको लग रहा है कि इससे पब्लिक वेलफेयर का वायलेशन होगा, तो आपको विभीषण की तरह एक हार्ड चॉइस लेना पड़ेगा और राइचस पाथ में ही चलना पड़ेगा। मंत्रा, इवल एडवाइस, पाकिस्तान आर्मी गिव इवल एडवाइस टू कश्मीरी एंड मैनिपुलेट देम टुवर्ड द टेररिज्म। जो मंत्रा थी उन्होंने क्या किया? इविल एडवाइस दी माता कैकेयी को। ठीक, पाकिस्तान आर्मी गिव इवल एडवाइस टू कश्मीरी एंड मैनिपुलेट देम टुवर्ड टेररिज्म। क्या करता है पाकिस्तान? कश्मीरी जो बच्चे होते हैं उनको मैनिपुलेट करता है इंडिया के प्रति, और उनको एक टेररिस्ट बनाने की कोशिश करता है। अदर लर्निंग क्या है? लव फॉर फैमिली, है ना, रामायण से हम लव फॉर द फैमिली सीखते हैं। दुर्लभम ही सदा सुखम, ये सीखते हैं। ऑलवेज हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल बट योर एक्शन शुड ऑलवेज अलाइन इन पाथ ऑफ धर्म। देखो, आपको हमेशा सुख मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, मगर आपका कर्म हमेशा सही होना चाहिए। जैसे दशरथ मांझी जी थे, उन उन्होंने क्या सोचा? ये पहाड़ फोड़ दूंगा मैं। तो उनको क्या सुख मिला होगा? क्या मज़ा मिला होगा उसमें पहाड़ फोड़ने में? नहीं, उनको हर दिन पेन मिला होगा। वो हर दिन पेन से जूझते थे, लड़ते थे, और उन्होंने आखिरकार उस पहाड़ को फाड़ ही दिया और लोगों का लाइफ को कितना आसान कर दिया। ठीक है, तो आपका आपको हमेशा सुख मिले ये ज़रूरी नहीं है, मगर आपको एक राइट पाथ फॉलो करना चाहिए। ओनली टिमिड और वीक लीव द थिंग्स टू डेस्टिनी। जो कमज़ोर होते हैं वही डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़ देते हैं। अटैचमेंट रूट कॉज ऑफ सफरिंग, जो अटैचमेंट होता है वो रूट कॉज है सफरिंग का। गोल्डन डियर, जैसे माता सीता को गोल्डन डियर पसंद आ गई, अब भगवान राम उसके पीछे गए, उतने टाइम रावण आ गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। ठीक है, उन्हें उनको पकड़ लेता है वो, है ना, अरेस्ट कर लेता है वो रावण। तो यही है कि अटैचमेंट होना किसी चीज़ के प्रति रूट कॉज ऑफ सफरिंग है। डू गुड डीड, पुट एन एंड टू द डीमन विद इन अस। अच्छे काम कीजिए और अपने अंदर के डीमन को खत्म कर दीजिए। ये हम रामायण से सीखते हैं। डू नॉट वरी अबाउट दी अदर्स वर्क ऑन योर ओन करली टेल। आपको अपनी टेढ़ी पूंछ पे खुद काम करना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में सोचना चाहिए, हमें रामायण सिखाता है। हिस्ट्री से हम क्या क्या सीखते हैं? जैसे ऋग्वेद से कॉस्मिक ऑर्डर सीखते हैं, इंश्योर ऑर्डर, हार्मनी इन नेचर। ठीक है, केस स्टडी में इसका यूज कर सकते हैं। ऋग्वेद क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस इन एक्शन।
ऋग्वेद में क्या जानते हैं हम लोग? जस्टिस सीखते हैं, इक्वालिटी सीखते हैं, फेयरनेस इन एक्शन सीखते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर इंश्योर इंश्योर ऑर्डर हार्मनी इन नेचर, इसको हम केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम जंगलों को काटते हैं, देखिए 30 to 40% अमेजोन फॉरेस्ट को अब तक काटा काटा जा चुका है, उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उसको फिर भी काटा जा रहा है। तो ये क्या है? हम कॉस्मिक ऑर्डर, एक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम नेचर के। ठीक है, ये ऋग्वेद हमें सिखाता है कि हमें कॉस्मिक ऑर्डर को चलने देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन, ये क्या आता है? सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, ये हमें ऋग्वेद सिखाता है। जब पर्सन में सेल्फ कंट्रोल होगा तो वो राइट डिसीजन लेगा, राइट डिसीजन लेगा तो वो सक्सेसफुल बनेगा। सोशल एथिक्स, उपनिषद धर्मशास्त्र हमें सोशल एथिक्स बताते हैं। सोशल एथिक्स को फॉलो करेंगे, राइचुअस एक्शन होगा, इनर पीस डेवलप होगा और अशोक और गांधी जैसे बनेंगे हम। देखिए गांधी जी क्या थे? मेंटली बहुत शांत इंसान थे, इसी कारण वो इतने बड़े बड़े आंदोलन अच्छे से कर पाए। तो जब कोई पर्सन सोशल एथिक्स फॉलो करेगा, उसके अंदर पीस होगा, राइचुअस पाथ फॉलो करेगा, तभी वो गांधी की तरह इनर पीस पा सकता है। भक्ति मूवमेंट से हम लोग क्या क्या सीखते हैं? अ सोसाइटी शुड वर्क ऑन दी मोरल कॉन्शियसनेस, सोसाइटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ द इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल को मिलाकर के सोसाइटी बनती है। सोसाइटी शुड वर्क ऑन मोरल कॉन्शियस, सोसाइटी वर्क करता है मोरल कॉन्शियसनेस पे। ठीक है, तो सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए ताकि लोगों में मोरल कॉन्शियसनेस डेवलप हो। ये देखिए ये बताता है कि तो सोसाइटी क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल होता है। ये सर्कल हमें क्या बताता है? ये जो बड़ा पार्ट है ये सोसाइटी बता रहा है और छोटा पार्ट इंडिविजुअल बता रहा है। जब बहुत सारे इंडिविजुअल को मिलाएंगे तो सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक। सेकेंड, फॉलो जस्टिस इक्वालिटी नो डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस इक्वालिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन को हमें फॉलो करना चाहिए। सेल्फलेस सर्विस, डिवोशन टूवर्ड्स दी लॉर्ड और वर्क, ये हमें फॉलो करना चाहिए। भक्ति मूवमेंट हमें क्या टीच करता है? रिलीजियस टॉलरेंस और कम्युनल हार्मनी टीच करता है कि हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कम्युनल हार्मनी, कि हमारे जो कम्युनिटी में हार्मनी होनी चाहिए, ये अपहोल्ड करता है भक्ति मूवमेंट। We should uphold religious tolerance and communal harmony and teachings of Bhakti movement to avoid incidents like language intolerance in Maharashtra and Murshidabad violence in West Bengal after Work Board Amendment Bill। तो ये आप एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। रिलीजियस टॉलरेंस और कम्युनल हारमनी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, या केस स्टडी आता है तो। सूफी एथिक्स से हम क्या सीखते हैं? अगर सोसाइटी पे कोई क्वेश्चन आए तो आप बाइबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइबल एथिक्स का। पीस इन सोसाइटी, भक्ति मूवमेंट से रिलीजियस टॉलरेंस, कम्युनल हार्मनी, पीस इन सोसाइटी, है ना। सूफी एथिक्स से आप हार्मनी इन सोसाइटी के बारे में बात कर सकते हैं। वननेस ऑफ बीइंग, वननेस ऑफ बीइंग से हम क्या समझते हैं? यूज़ क्या है? मॉब वायलेंस और रिफ्यूजी क्राइसिस। ये अगर वननेस ऑफ बीइंग होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इफ कंट्री ड्रिवन बाय वननेस ऑफ बीइंग दे फॉलो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना। कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड कब आएगा? जब हमें वननेस ऑफ बीइंग होगा। तो ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं, ये मॉब वायलेंस हो रहे हैं, और ये तुम इस रिलीजन के हो, हम उस रिलीजियंस के, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रही है, ये क्यों हो रहा है? वननेस ऑफ बीइंग लैक हो रहा है हमारे भीतर, तो हमें इसे अपहोल्ड करना चाहिए सूफी एथिक्स के हिसाब से। जेंडर इक्वेलिटी, और जेंडर इक्वेलिटी से अगर कोई क्वेश्चन आता है, सावित्री बाई फुले का आप एग्जांपल दे सकते हैं। सूफिज्म हेल्प टू अपहोल्ड जेंडर इक्वेलिटी एंड वननेस ऑफ द बीइंग, कि सभी को सामान्य देखना चाहिए, और रिलीजियस एथिक्स को सूफी एथिक्स के हिसाब से जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए और वननेस ऑफ बीइंग को हमें फॉलो करना चाहिए। इस्लामिक एथिक्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, राइट एक्शन बाय सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो इस्लामिक एथिक्स क्या बताता है? हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बताता है, पब्लिक सेल्फ प्यूरिफिकेशन के बारे में बताता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम अगर सेल्फ अपने आप को प्यूरिफाई रखेंगे, अपने मेंटेलिटी को प्यूरिफाई रखेंगे और खुद में इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो एक अच्छा एक्शन हमारे द्वारा लिया जा सकता है। ग्रीड लीड टू टेम्पटेशन, टेम्पटेशन लीड टू डिज़ायर, कि ग्रीड से टेम्पटेशन आएगा और टेम्पटेशन से डिज़ायर आएगा, डिज़ायर से करप्शन आता है। तो हमें ग्रीड को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम एक एथिकल लाइफ जी सके, एक वर्चुअस पाथ फॉलो कर सके। अकॉर्डिंग टू इस्लाम,
इंटेंशन अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इंटेंशन एक्शन एज पर द गॉड इंस्ट्रक्शन। हमारा इंटेंशन और एक्शन ऐसा होना चाहिए, गॉड के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होना चाहिए। मेंसरिया, ठीक है, मेंसरिया मतलब गॉड का इंस्ट्रक्शन। एथिकल कंडक्ट, गुड एक्शन विद गुड इंटेंशन, हमारा एक्शन भी गुड होना चाहिए, हमारा इंटेंशन भी गुड होना चाहिए। सिख एथिक्स को केस स्टडी में इस्तेमाल करना चाहिए आपको, और लाइव बेस्ड क्वेश्चन में सिख एथिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर्पस ऑफ लाइफ टू ओवरकम हार्ड टाइम्स, ठीक है। तो पर्पसफुल लाइफ क्या करता है, हमें मदद करता है हार्ड टाइम्स को पास करने के लिए। जैसे रोनाल्डो, उसके जीवन में कितनी दिक्कतें थी, मगर उसका एक पर्पस था, मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनना है, मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनना है, और वो बना, उसने हार्ड टाइम को क्रॉस किया। वर्चुअस लाइफ बेस्ड ऑन लव एंड ब्रदरहुड, लिव विदाउट ईगो, अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन को अवॉइड करना, और लव और ब्रदरहुड के साथ जीना, ये वर्चुअस लाइफ सिखाता है हमें, जो एथिक्स जो कि सिखिज्म से ड्रिवन है। कार्डिनल वर्च्यू क्या होते हैं, दान दया निर्वाण संतोष सेवा, दान दया निर्वाण संतोष सेवा, दान दया निर्वाण संतोष सेवा, ये क्या है, कार्डिनल वर्च्यूज है। डिजायर बेस्ड की डिजायर बेस्ड केस स्टडी आएगा ना, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्डिनल वर्च्यूज को, दान दया निर्वाण संतोष सेवा, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वी शुड फॉलो संतोष, कार्डिनल वर्च्यू ऑफ सिखिज्म, टू कंट्रोल अवर डिज़ायर, अपने डिज़ायर को कंट्रोल करना है हमें, तो हम संतोष कार्डिनल वर्च्यू का इस्तेमाल करेंगे, जो सिखिज्म से हम सीखते हैं, तब हम अपने डिज़ायर को कंट्रोल कर पाएंगे। केस स्टडी, पब्लिक प्राइवेट स्फीयर रिलेटेड टू करप्शन, ठीक है, केस स्टडी पब्लिक प्राइवेट स्फीयर रिलेटेड टू करप्शन, जहाँ भी करप्शन आएगा वहाँ पर सिखिज्म का अपन ऑनेस्ट लिविंग ऑनेस्ट अर्निंग, कि अगर कोई पर्सन करप्शन कर रहा है तो वायलेट कर रहा है ऑनेस्ट लिविंग ऑनेस्ट अर्निंग ऑफ सिखिज्म को, ये हम लिख देंगे। अल्ट्रुस्टिक एक्शन मीन्स और पाथ टू मीट गॉड, ठीक है, जो अल्ट्रुस्टिक एक्शन होता है, जो कि अच्छे एक्शंस होते हैं, उनका एंड हमें भगवान के पास नहीं पहुंचाता, उसका मीन उस पाथ पे चलना ही भगवान से मिलना होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई कंपनी कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनिमल की मदद कर रही है, ह्यूमंस की मदद कर रही है, या फिर किसी ज़रूरतमंद इकोसिस्टम की मदद कर रही है, तो वो खुद ही एक एल्ट्रुइस्टिक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो उनकी कंपनी को एक अलग लेवल पे लेकर के जाएगा। जैसे रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ट्रस्ट, कितनी वो एक्सपांड कर चुकी है, क्यों, क्योंकि उसका ह्यूमन वैल्यू हाई है। ट्रूथफुल लाइफ इज रियल लाइफ, जो ट्रूथफुल लाइफ होता है वो रियल लाइफ होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अ सिविल सर्वेंट मस्ट परफॉर्म अ लाइफ विथ फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथफुलनेस, इट इज़ द रियल लाइफ लिव बाय द सिविल सर्वेंट, ये आप लिख सकते हैं। जैन एथिक्स हमें क्या सिखाता है, त्रिरत्न, राइट फेथ होना चाहिए आपको, राइट नॉलेज होना चाहिए आपका, राइट कंडक्ट होना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जानता है कि मेरे इंडस्ट्री से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मेरे को पॉल्यूशन कम करना है, तो वो नॉलेज गेन करेगा कैसे पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन शो करेगा अपने एक्शन पे। पुण्य वर्चू, पुण्य वर्चू, पाप इविल, पुण्य क्या है, वर्चू है, पाप क्या है, इविल है। तो कर्म थ्योरी जैसे आप लिख सकते हैं, इफ अ सिविल सर्वेंट इंडल्ज इन virtuous action punya, then he following the righteous karma, he follow the righteous path of the karma theory। अगर कोई सिविल सर्वेंट करप्शन कर रहा है तो इवल और पाप पाप को फॉलो कर रहा है, मतलब रॉन्गफुल पाथ ऑफ कर्मा थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अनेकांतवाद और स्यादवाद मतलब कंसीडर वेरियस पर्सपेक्टिव टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और स्टैब्लिश पीस, ठीक है। अगर किसी अनेकांतवाद या स्यादवाद हमें क्या बताता है कि अगर किसी दो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब मैं सिर्फ एक ही ग्रुप के तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो वो सही सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, मेरे को दोनों ग्रुप का मत जानना चाहिए, उनका प्रॉब्लम जानना चाहिए, फिर उसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो दोनों को बेनिफिट करे। मतलब एक ही चीज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना ही अनेकांतवाद है। इसको आप केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हो। अ सिविल सर्वेंट मस्ट फॉलो अनेकांतवाद टू नो व्हाट इज ट्रूथ बिहाइंड द एक्शन डन बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये टर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
स्टेट ऑफ नॉन पोजेशन और अवॉइड ग्रीड, ठीक है। आप जैसे मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तेरा, ये जो कबीरदास जी की दो पंक्तियां, ये नॉन पोजेशन को बताती है कि मेरा कुछ नहीं है भाई। तो नॉन पोजेशन जैसे ही आपके अंदर आएगा कि मेरा कुछ नहीं है, तो आपके अंदर से ग्रीड चला जाएगा। सस्टेनेबल आप एक्शन करेंगे, और डू नॉट टेक व्हाट नॉट योर्स, जो आपका नहीं है उसे लेने की कभी कोशिश ही नहीं करेंगे आप। आपका एक्शन राइचुअस होगा और आप हमेशा पब्लिक इन वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे जब आपके अंदर नॉन पोजेशन आ जाएगा। नॉन पोजेशन ऑफ जैनिज्म हेल्प टू overcome greed luxury. After that a man become true person of value who fight for right things, ठीक है। अगर जब किसी पर्सन के अंदर नॉन पोजेशन आ गया तो उसके अंदर से ग्रीड खत्म हो जाएगा, वो एक बहुत ही वर्चुअस पर्सन बन जाएगा जो कि दूसरों के अधिकार के लिए लड़ता हो। जैसे कि गांधी जी, उनके अंदर नॉन पोजेशन आ गया था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, वो चाहते तो पीएम बन सकते थे, मगर उन्होंने क्या किया, दूसरों को मौका दिया, दूसरों को आगे बढ़ने दिया, वो पार्टी से भी हट गए। तो उनके अंदर नॉन पोजेशन आ गया, उनको पावर की कोई ग्रीड नहीं थी, तभी वो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर कर पाए। वर्ल्ड फुल फॉर, जैसे कि लेवल अप्रोच क्या होता है, लेवल अप्रोच ऐसा होता है कि लेवल सबके निकलेंगे नहीं, लेवल उसी के निकलेंगे जो खड़ा रहेगा, जो बढ़िया से अपना एफर्ट डालेगा, यही कहा है ना। तो ये होता है लेवल अप्रोच की। कोई क्वेश्चन आया है ना, जैसे वर्ल्ड इज फुल फॉर नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड, क्या ग्रीड के लिए वर्ल्ड फुल नहीं है, ग्रीड के लिए तो कुछ भी हर चीज़ कमी है, ठीक है। तो कोई पर्सन, तो ग्रीड का पर्सनल इफेक्ट क्या होगा कि वो रॉन्गफुल मीन फॉलो करने लगेगा। फैमिली में क्या होगा, फैमिली में अनएथिकल एक्शन, वायलेशन, वायलेंस, ये सब आने लगेगा। ग्रीड से ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन बढ़ेगा, सोसाइटी में अनइवननेस आएगी, और नेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वर्ल्ड में डिसऑर्डर डेवलप होगा। तो ये क्या है, लेवल अप्रोच है। पहले इंडिविजुअल के लेवल पे बता दो, फिर फैमिली के लेवल पे बता दो, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, नेशन, फिर वर्ल्ड के लेवल पे बता दो। बुद्धिज्म से हम क्या क्या सीखते हैं, बुद्धिस्ट एथिक्स से। तो बुद्धिस्ट एथिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बुद्धिस्ट, मैन इज नॉट परफेक्ट बाय नेचर। और इस्लाम एथिक्स क्या कहता है, मैन आर प्योर इन नेचर, ग्रीड मेक हिम इल, है ना। तो ग्रीड उसको बेकार कर देता है, इस्लाम एथिक्स ये कहता है। और बुद्धिस्ट एथिक्स क्या कहता है कि जो मैन होता है वो नेचुरली अच्छा होता है, ठीक है। तो ये डाल सकते हैं कि अगर कोई मैन इज नॉट परफेक्ट बाय नेचर, हिज वर्क, हिज नेचर, हिज वर्चुअस, हिज एथिकल वैल्यूज मेक हिम परफेक्ट, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। दूसरा कम्मा, कुशल कम, अकुशल कम और कुशल कम। कुशल कम क्या होता है, सही काम, अच्छा काम, जो विजडम से भरा हुआ हो, जिसमें लव हो, रिस्पेक्ट हो, वो मेरिटोरियस, मतलब मेरिट में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसका मेरिट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि द अपर सिविल सर्वेंट शुड फॉलो कुशल कम एज मैंशन इन बुद्धिज्म, ठीक है। अगर इसमें कोई जो अकुशल कम क्या होता है, जो ग्रीड से ड्रिवन होता है ना, उसको डीमेरिट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ पॉलिटिशियन यूजिंग हिज पावर फॉर रॉन्गफुल मीन्स, फॉर अ पॉलिटिशियन यूजिंग हिज पावर टू गेट अ रॉन्गफुल एंड्स, तो ये डीमेरिट में आ जाएगा अकुशल कम। तो पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, अकुशल कम को फॉलो कर रहा है। माइंडफुलनेस हेल्प, माइंडफुलनेस हेल्प टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, मतलब माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुलनेस क्या होता है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप कॉन्शियसली कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। अ सिविल सर्वेंट शुड माइंडफुल्ली टेक एनी एक्शन ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी, अगर कोई कम्युनल राइट पे अगर क्वेश्चन आता है। राइट स्पीच एथिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। राइट स्पीच एथिकल कम्युनिकेशन हेल्प अ सिविल सर्वेंट टू डेवलप कोलिजियलिटी विथ दी सोसाइटी, सोसाइटी के साथ मिलने के लिए राइटफुल स्पीच और एथिकल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। एरिस्टोटल, प्लाटो, फॉलो वर्चुअस लाइफ, एरिस्टोटल और प्लाटो ने क्या बताया, हमको वर्चुअस लाइफ फॉलो करनी चाहिए बताया। एथिक्स इन बिहेवियर, इसको फॉलो करना चाहिए, और जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी का फॉर्मेशन करना चाहिए। देखो एरिस्टोटल और प्लाटो दोनों ने वर्चुअस लाइफ, वर्चुअस एक्शन के बारे में बात की। वर्चुअस लाइफ होगा, वर्चुअस एक्शन होंगे तो एथिकल बिहेवियर होगा, जिससे जस्टिसफुल और हार्मोनियस सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा।
स्कूल ऑफ थॉट पॉजिटिव, मतलब स्कूल ऑफ थॉट पहला है डिओंटोलॉजी, दूसरा है टीलोलॉजी। टीलियोलॉजी क्या कहता है, रिजल्ट मैटर एंड मैटर, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये सकाम कर्म के बारे में बताता है। सकम कर्म क्या है कि जो रिजल्ट के बारे में ही सोचे अपना काम करते रहे, और डिओंटोलॉजी क्या होता है, जो कि रिजल्ट नॉट मैटर, इंटेंशन ऑफ वर्क मैटर। तो डिओंटोलॉजी क्या बोलता है, हमारे डिओंटोलॉजी ये बोलता है कि हमारा रिजल्ट मैटर नहीं करता, हमारा एफर्ट मैटर करता है। तो ये क्या है, निष्काम कर्म के बारे में बात करता है। डिओंटोलॉजी मतलब ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है, जो ड्यूटी फॉलो करो बोलता है, और टीलियोलॉजी रिजल्ट आना चाहिए ये बोलता है। डिओंटोलॉजी इंटेंशन, नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटीज एंड रूल। ठीक है, अगर डिओंटोलॉजी फॉलो करोगे, आप ड्यूटीज फॉलो करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपके अंदर। टेक केयर ऑफ ड्यूटीज, रूल, इंटेंशन एंड अदर राइट। डिओंटोलॉजी जब कोई फॉलो करता है, वो अपनी ड्यूटी के बारे में सोचा है, दूसरों की ड्यूटी के बारे में सोचता है, दूसरों के इंटेंशन के बारे में सोचता है। डू नॉट केयर अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में केयर नहीं करता डिओंटोलॉजी जो फॉलो करता है। डिओंटोलॉजी फॉलो इंस्ट्रक्शन रिजिड रूल्स। ठीक है, डिओंटोलॉजी क्या करता है, रिजिड होता है और रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट वेदर इट इज गुड और बैड। डिओंटोलॉजी में क्या होता है कि रिजिड रूल और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और ये सोचता नहीं है कि रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, सिर्फ अपना काम करता है। इसका पॉजिटिविटी क्या है, डिओंटोलॉजी का सेंस ऑफ ड्यूटी होता है आपके अंदर। सॉल्व मोरल कॉन्फ्लिक्ट, मोरल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। एम्फेसिस ऑन मीन, है ना, ये मीन्स पाथ के ऊपर एम्फेसिस करता है। और इसका नेगेटिव क्या है, रिजिड होता है, इसमें नो एम्फेसिस ऑन रिजल्ट, रिजल्ट को एम्फेसिस नहीं होता। सम टाइम हार्म ओन, मतलब ये खुद को भी हार्म कर देता है कई बार। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ये इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये एथिक्स के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रो में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी में, और किसी में कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी में रेफरेंस दे सकते हैं इसका, है ना, किसी आंसर पे। लॉ विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब लॉ वही है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। टेकिंग ब्राइब इज डू नॉट अपहोल्ड कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वन, ब्राइब लेना ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ब्राइब लेगा तो पूरा वर्किंग सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। ठीक, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वन क्या कहता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल लॉ, है ना, जो लॉ वही है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। दूसरा, पीपल्स, जो पीपल्स हैं उनको एंड के साथ ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट पीपल एज एंड नॉट एज मीन। जैसे कि कोई वर्कर काम कर रहा है ना, तो उसको हमें एंड क्या सोचना चाहिए, उसका भी कोई जीवन है, उसका भी हेल्थ है, उसका भी परिवार है, उसको भी पैसे की ज़रूरत होती है, हमें ये सोचना चाहिए। हमें सिर्फ मीन नहीं सोचना चाहिए, ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये इसके काम से मेरे को पैसा मिलेगा, मुझे इसके एंड से क्या लेना देना, इसकी तबीयत खराब हो, उसको कुछ भी हो, मेरे को उससे क्या लेना देना, है ना। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वन टू क्या कहता है कि ट्रीट पीपल एज एंड नॉट एज मीन। ठीक है, जैसे कि रतन टाटा जी थे, उन्होंने जब 26/11 का अटैक हुआ तो वो चाहते तो अपना पैर पीछे कर लेते कि जो हुआ मेरा क्या लेना देना, मगर जिनको जिनको उससे हार्म हुआ था उसके परिवार को अब तक के हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, उनके जो जिनका डेथ हो गया था उनको एजुकेशन, उनके बच्चों को, और उनको सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उनको एक मीन के जैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि हाँ यार मेरे यहाँ काम करते हैं, उनको एंड के जैसा, उनका भी जीवन है, वो मेरा एक हिस्सा है, मेरे परिवार का हिस्सा है, इस तरीके से ट्रीट करते हैं। इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, वर्क मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर हो गया, तो इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वर्कर को एंड के जैसा ट्रीट करना चाहिए, मीन के जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पीपल हु डू मैनुअल स्कैवेंजिंग विदाउट पीपीई किट, गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट दैम एज एंड नॉट एज मीन, मतलब गवर्नमेंट को उनके प्रति कुछ अच्छा एक्शन लेना चाहिए और उनको बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए ताकि वो मैनुअल स्क्वेंजिंग कर सके। कोई मशीन बनाना चाहिए, अगर मशीन नहीं बना पा रहे कम से कम पीपीई किट प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उन्हें आफ्टर टाइम जब कोई डिजीज़ ना हो उस कारण, क्योंकि वो सिर्फ हमारे मीन नहीं है कि हाँ भाई हमारी सफाई कर दिए, हमारे नालों की उन्होंने सफाई कर दी,
कि ये मीन कैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनको एंड कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको कहीं डिजीज ना हो जाए, उनको कुछ बीमारी ना हो जाए, ये हमें सब सोचना चाहिए। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 3, एक्ट इफ यू आर अ मोरल लॉ मेकर। आप एक मोरल लॉ मेकर हैं, उस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए। जैसे गांधी जी थे, उन्होंने सत्य और अहिंसा की राह पे चले, तो वो क्या बन गया, एक मोरल प्रिंसिपल बन गया। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने भी सत्य अहिंसा का इस्तेमाल किया अपने प्रोटेस्ट में। तो आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए कि मोरल प्रिंसिपल बन सके। अ सिविल सर्वेंट मस्ट स्टैंड अगेंस्ट इलफुल डिमांड ऑफ पॉलिटिशियन विच विल हार्म पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कोई सिविल सर्वेंट खड़ा हो जाएगा उसके अपोजिट में कि भाई मैं नहीं करने दूंगा आपको कोई भी गलत काम जो पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट करे। ठीक, जैसे कि अपने वही अशोक खेमका जी, आज सब आप एथिक्स की कॉपी तो देखिए, आपको हर टॉपर के किसी ना किसी आंसर में अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने CI3 कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 3 को अपहोल्ड किया, कि अब वो एक उनका एक्शन ही मोरल प्रिंसिपल बन चुका है कि भाई हमको अशोक खेमका जैसा स्टैंडर्ड लेवल का एक बेहतर इंसान बनना है। भले ही हम 100 ट्रांसफर सह लेंगे, मगर हमें हमारी डिग्निटी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ह्यूमन ट्रीटेड एज एंड, अगर ह्यूमन को एंड के साथ ट्रीट करते हैं तो, अगर नहीं करते तो अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 2 के, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया और मैनुअल स्कैनिंग विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट। तो ये क्या हो गया, CI कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 2 को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर ह्यूमन को एंड के ऐसा ट्रीट करते हैं, अपहोल्ड होता है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 2। जैसे PM नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया हार्ड वर्क ऑफ लेबर ऑफ राम मंदिर बाय पुष्प वर्षा। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था, उससे पहले जो भी लेबर वहाँ काम करते थे, नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए और उन पर पुष्प वर्षा किए, उनके एफर्ट को सराहा। उनको ऐसे मीन नहीं कि भाई तुमने मंदिर बना दिया अब तुम निकलो, उनको एंड के ऐसा, उनको सम्मान देने के बारे में सोचा, उनके प्रति रिस्पेक्ट की भाव डेवलप की, तो उनको एंड कैसे ट्रीट किया उनको। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, CI2 को अपहोल्ड किया। ठीक है, वर्कर ट्रीट एज मीन्स, वर्कर इसमें क्या होता है कि वर्कर ना, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया, वर्कर यहाँ पर एंड के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, नॉट एज मीन्स। ये अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, थैंक यू।